हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग को मैंने जैसा कि कल अपना वीडियो अपलोड कराया था जिसमें आपको बताया था कि जो है यहाँ पे आप लोगों का प्रश्न पत्र बदल चुका है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किनका किनका जो है यहाँ पे सेम क्वेश्चन आया था जो मैंने कल अपलोड किया है। यह भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर आपका कल अगर आया है तो इसमें से भी सारा क्वेश्चन आप लोग का मैच करेगा। तो आइए यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप लोग को बता दें कि आप लोग से 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, जिसमें से आप लोग को 50 का आंसर करना है और सब्जेक्टिव भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग देख लेते हैं। नानकाना साहब कहाँ है? तो नानकाना साहब है आपके पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष हुआ, जो कि गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ था 1604 ईस्वी में। अगला है गुरु नानक की रचनाओं का संगत किसने किया था गुरु अर्जुन देव सिंह ने। अगला हम लोग देखेंगे तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण के संपादित अंश है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसकी रचना है? तो ये है आपका भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा की माता एवं पिता का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामावतार शर्मा एवं रत्नावती शर्मा। अगला है मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचा करती थी। अगला है ढहते विश्वास किस भाषा की अनुदित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़िया से। अगला है ऐसा कहा जाता है कि गायक घनानंद किसकी नर्तकी से प्रेम करते थे, उस नर्तकी का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुजान। अगला हम लोग देखेंगे तो प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला है गुरु नानक का जन्म कब किस गांव में किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तलवंडी 1469 ईस्वी में। अगला हम लोग देखेंगे तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदन से। ये यहाँ पे जो है सेन साहब का कथन है, उसमें आप लोग पढ़िएगा। तो अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ कौन सी विद्या है? तो ये है आप लोग का ललित निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है आर्यों के पास क्या चीज़ था? तो उनके पास लोहे का अस्त्र, घोड़े और कच्चा घर सभी था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य का परिपूर्ण कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। अगला है रसखान किस काल के कवि हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भक्ति काल के। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला यहाँ पे सवाल आता है खोखा किस कहानी का पात्र है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विष के दांत। अगला है सात कोरी होता एक प्रमुख कलाकार हैं कहाँ के? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़िया के। अगला है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। अगला है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोध का उजागर करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निम्न वर्ग सॉरी इसका हो जाएगा शोषित वर्ग कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी करिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैक्स मुलर को। अगला है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैक्स मुलर ने। अगला है भारत से हम क्या सीखे? तो ये क्या है? तो ये आप लोग का एक तरह से कहानी है। अगला हम लोग देखेंगे तो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन थे? तो भारतेंदु युग के अगर महत्वपूर्ण कवि की बात किया जाए तो वो थे घनानंद। अगला मैक्स मुलर थे। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है सुजान रसखान किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रसखान की। अगला है नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पर होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा जो दुख में दुख नहीं मानता, जो दुख सुख में उदासीन रहता है, जो कंचन और मिट्टी में भेद नहीं समझता। तो यहाँ इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला है नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? तो ये हो जाएगा अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सच्चे हृदय में। अगला है किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान पे
कोटिन हिंदू बारिये, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि रसखान। अगला है किस भक्त कवि को स्वामी विट्ठलनाथ पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि रसखान। अगला हम लोग देखेंगे तो कवि रसखान की रचना काल किस मुगल शासक के राज्यकाल का था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबर। अगला हम लोग देखेंगे तो प्रेम वाटिका किनकी रचना है, तो प्रेम वाटिका अगर बात करिएगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि रसखान की। अगला है कवि रसखान माली मालिन किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृष्ण को। अगला है रसखान के सवैया की भाषा क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रज भाषा। अगला है दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीनिवास। अगला है दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कन्नड़। अगला है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मारुति वेंकटेश अयंगार। अगला है मगम्मा की बहू कौन थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नजम्मा। अगला है ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़ीसा का। अगला है यहाँ पर है लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अच्युत। अगला हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग का यहाँ पर है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यानी कि महानदी। अगला है लक्ष्मी के संबंध में क्या सही है, तो ये हो जाएगा ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र थी गांव में रहने वाली एक गरीब और संघर्षशील महिला, और उसके बाद उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही कथन सही है। अगला है अक्ष त्र ज्ञा अश्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो हरियाली क्या है, तो हरियाली अगर ये बात करिएगा तो ये होता है आपका भाववाचक। अगला हम लोग देखेंगे मैं प्रियांशु का भाई हूँ वाक्य में सर्वनाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैं। अगला है जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर के उसे संकेत करता है तो उसे डैश विशेषण कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है के लिए कारक का चिन्ह कौन सा होगा, तो यहाँ पे 48 का अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि संप्रदान। अगला है देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, तो ये देशज कहलाते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पे 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अन। अगला हम लोग देखेंगे मासिक में प्रत्यय क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक। अगला है बेशकीमती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहुमूल्य। अगला है पूर्णिमा की चांदनी रात और डैश की तारों भरी झिलमिल रात दोनों की सुंदर होती है, तो यहाँ पे इसमें आप अगर देखिएगा तो इसमें आप लोग ये दोनों में यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिए। अगला यहाँ पर है सभी संभव प्रयास करने के लिए सही मुहावरा क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आकाश पाताल एक करना। अगला है जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो जगत जोरनाथ यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा समस्त पद में किसी अन्य का बोध होता है क्या कहलाता है, तो इसका भी आप लोग आंसर खुद से कर लीजिएगा या फिर इसको छोड़ दीजिएगा। अगला है जी का लिंग निर्णय करिए, तो जी होता है स्त्रीलिंग। अगला है पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द क्या होगा, पार्वती। अगला दक्षिणी शब्द का संज्ञा क्या होगा, तो ये होगा दक्षिण। अगला व्याकरण वह ज्ञान है जो, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानवता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं गद्यांश, और भी इसका सब्जेक्टिव ऊपर में आप लोग को मैं बताता हूँ, यहाँ पे है सारा सब्जेक्टिव आप लोग के बीच है, यहाँ पर से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस का आप लोग आंसर बना करके जा सकते हैं। यही आप लोग के क्वेश्चन पेपर में आपके स्कूल में आने वाला है। तो यही था इम्पोर्टेंट वीडियो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।